भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर रह चुकी अनुमा मैम हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं और बहुत ही प्राउड फील हम कर रहे हैं कि इस तरह से इंटरेक्शन आपसे हो पा रहा है। वायुसेना के इतने बड़े पद पर आप रही हैं और विदिशा जैसे छोटे शहर से उठकर आपने इतना कुछ हासिल किया है और सबसे अच्छी बात है कि आपके बारे में हम आपसे ही सुन पा रहे हैं। तो बाकी की सवालात हम करें उससे पहले बहुत ही कम शब्दों में हम आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। साथ ही 25 साल वायुसेना में नौकरी के खास अनुभव भी हम जानना चाहेंगे। क्या कुछ आपने अपने देश को दिया और क्या कुछ हासिल किया वो हमें बताइए। निवेदिता, आपके दर्शकों को मेरा नमस्ते। विदिशा में मैं पैदा हुई थी और मेरे पिताजी क्योंकि भारत की मध्य प्रदेश की वन सेवा में थे तो उनका जो ट्रांसफ़र था वो अक्सर छत्तीसगढ़ के एरिया में होता था। तो ज़्यादातर समय मेरा वहाँ निकला। पढ़ाई मेरी वहीं हुई, बिलासपुर में हुई मेरी पढ़ाई, शहडोल में मेरी पढ़ाई हुई और बाद में हम भोपाल आए तो यहाँ पे मैंने अपना MSc और MPhil किया यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट से। और इसी दौरान जब मैं MSc फर्स्ट ईयर में थी तो मेरी माताजी नहीं रही और उसके बाद जब मैं MPhil का मैंने एंट्रेंस दिया था मेरे फादर की भी डेथ हो गई। तो माँ चूँकि 44 साल की थी, पिताजी 49 साल के थे, तो उनकी कोई ऐसी ज़्यादा उम्र नहीं थी और फिर हम 3 बहनें थे। तो पहला सवाल तो हो गया रोज़ी रोटी का। तो पिताजी जिस में थे राज्य वन सेवा में, उसमें ही मैंने असिस्टेंट प्रोग्रामर के पद पे सतपुड़ा भवन में काम किया 1.5 साल। इसी बीच मैंने एयरफोर्स का ऐड देखा तो सबसे ज़्यादा डर ये लगता था कि हम मध्य प्रदेश में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं माना जाता और हमारे समय में माता पिता ने मुझे हिंदी मीडियम में डाला था क्योंकि बार बार हम जहाँ जहाँ छोटी छोटी जगहों पे जाते थे वहाँ पे इंग्लिश मीडियम थे भी नहीं। तो मुझे ये डर लगने लगा कि अगर मैं जाऊँगी तो क्या मैं कॉम्पीट कर पाऊँगी। लेकिन वो एक छोटा सा सिर्फ एक डर होता है, डर के आगे कहते हैं ना जीत है। तो बस मैंने फिर न्यूज़ जो उस समय केवल दूरदर्शन था तो उस पर जो इंग्लिश न्यूज़ आती थी उसको सुबह शाम देखना और उस तरह से अपनी सब टेक्स्ट बुक्स को उस तरह से पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा जो टंग ट्विस्टिंग होती है इंग्लिश बोलने में वो ख़त्म हो गई और मैं फिर देने गई जब एग्ज़ाम तो मेरा रिकमेंडेशन हुआ। और हम लोग शायद जब पहली बार जाते हैं क्योंकि परिवार में और कोई था नहीं, मेरे फूफा जी थे वो कर्नल थे आर्मी में लेकिन उनके अलावा कोई फौज में नहीं था। तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मतलब मैंने पूरा क्वालिफाई कर लिया था तो मुझे लगा मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं बड़ी खुश होकर मैंने सबको बताया कि मेरा फर्स्ट बैच में सिलेक्शन हो गया है। थोड़े दिनों के बाद एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा था कि आपका मेरिट में नाम नहीं आ पाया। तो वो बहुत दुख की बात लगी मुझे और मैंने ठान लिया कि अब तो इंडियन एयरफोर्स में जाके रहना है। तो फिर जो मैंने दिया एग्ज़ाम और उस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन तो हुआ। ये एयरफोर्स का ओवरऑल सेकंड बैच था, मतलब अगर हम पायलट्स भी मिला दें सब मिलाने से भी एयरफोर्स का सेकंड बैच था। और लॉजिस्टिक्स जो मेरी ब्रांच है जिसमें हम परचेज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कि उस सब से रिलेटेड एक ऐसा जॉब था जिसमें लड़कियां पहली बार आ रही थी। तो लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स के पहले बैच की मैं ऑफिसर रही और फिर 1 साल की जो ट्रेनिंग हुई हमारी हैदराबाद में वो थोड़ी ऐसी थी कि अब MPhil करने के बाद हम सोचते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है लेकिन वहाँ जाके आपको कोई भी गलती हुई तो वो 4 राउंड दौड़ो, 6 राउंड दौड़ो, फिर आप हॉन्चिंग करो, तो ऐसा लगता था कि ये कितना डिग्रेड कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो फिजिकल टफनिंग थी। वहाँ मैंने सीखा कि 3 मिनट के अंदर कितनी जल्दी हम 10 तरह की यूनिफॉर्म बदल सकते हैं और फटाफट परेड ग्राउंड पे आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ सीखी हमने। ये तो फिजिकल पार्ट हुआ। इसके अलावा जो प्रोफेशनल हमारी ट्रेनिंग थी वो भी 52 हफ्ते की ट्रेनिंग थी और उसमें हमें लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे पहलुओं से परिचित कराया गया और उसके बाद हम दिसंबर 93 में मैं कमीशन ऑफिसर